हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर्मूलेटर। हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ईजीडी। सो जो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे वो आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बैच है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन जो है ये अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मोस्टली ये किसी ब्रांच में सेकंड सेमेस्टर में भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स किसे बोलते हैं। सो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इज द ग्राफिकल मेथड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है क्या? किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसी मेथड को हम लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें पता है कि ग्राफिकल मेथड इज द बेस्ट मेथड टू कन्वे आवर आइडियाज, आवर प्रेजेंटेशन, आवर स्ट्रक्चर। सो कुछ भी हमें अगर दूसरों को समझाना है तो हम अगर ग्राफिकल मेथड से समझाएंगे तो वो बेस्ट मेथड होगा किसी को समझाने के लिए। सो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इज द ग्राफिकल मेथड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो इस ग्राफिकल मेथड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हो सकता है। एक कि अगर हम किसी भी ड्राइंग को मैनुअली ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर हम उसको कंप्यूटर की हेल्प से भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम उसको मैनुअली ड्रॉ करते हैं तो उसको हम बोलेंगे मैनुअल ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम लोग करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को मैनुअली ड्रॉ करते हैं किसी शीट पे, तो वो हम उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगा? ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। और सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड है कि हम अगर उसको कंप्यूटर पे ड्रॉ करना चाहें तो उस मेथड को बोलते हैं कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, ठीक है। कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। तो हमें इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में दोनों ही पढ़ना है। फर्स्ट 1 to 5 जो यूनिट है वो हमें पढ़ना है थ्रू मैनुअल ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स। मैनुअली ड्राइंग हमें करना है 1 to 5 यूनिट में, ठीक है। जो यूनिट नंबर 6 है हमारा, उसमें स्पेशली कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग पढ़ना है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं कैड, CAD, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग का अभी इस में हमें शॉर्ट में ही पढ़ना होगा, ठीक है। जब आप नेक्स्ट थर्ड या फोर्थ सेम में जाएंगे तो आपको ये डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। किसी किसी ब्रांच में डिटेल में पढ़ना है, किसी किसी ब्रांच में नहीं है। तो कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग जो है अभी हमें शॉर्ट में ही पढ़ना है, जो यूनिट नंबर 6 में है। यूनिट नंबर 5 में हमें ड्राइंग जो पढ़ना है थ्रू मैनुअल ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से पढ़ना है, ठीक है। 1 to 5 एंड कैड जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है यूनिट नंबर 6 में, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यूनिट नंबर फर्स्ट का पहला टॉपिक है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर यूजेज। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड उसका क्या यूज है वो हमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स आपको पता होगा पहले से, जो कि आपने पहले यूज किया है। कुछ इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि आपको अभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। वो सबको आपको क्या जरूरत है, कैसे उसको यूज करना है, वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट जैसे ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स जो कि आपने पहले भी यूज किया होगा, स्केल भी आपने पहले यूज किया, प्रोटेक्टर, ठीक है। फ्रेंच कर्व का जरूरत पड़ सकता है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स। ऑब्वियसली हम लोग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोग ड्राइंग पेपर तो जरूर यूज करेंगे, क्योंकि पेपर में कुछ भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ड्राइंग पेंसिल हमें पता है, इरेजर, ड्राइंग पिन, क्लिप एंड एडेसिव टेप एंड ड्राफ्टिंग मशीन एंड रोल एंड ड्रॉ, ठीक है। इसमें से एक एक करके हम देखेंगे और उसका क्या यूज है वो भी देखेंगे। इस ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स में आप देख रहे होंगे कुछ आपने पहले भी यूज किया हुआ है, कैसे यूज करना, क्या इसका पर्पस है यूज करने का, एंड कुछ आपको नया मिलेंगे। उसमें जो भी नया मिलेगा कैसे यूज करना है वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड। तो ड्राइंग बोर्ड का काम ये है कि ड्राइंग पेपर को हम इस ड्राइंग बोर्ड पे रख करके कुछ भी ड्रॉ करते हैं। अब
आप बोल सकते हैं कि इसका जरूरत क्या है। ठीक है, आप अगर अपने पेपर को डेस्क पे भी रख के कर सकते हैं, टेबल पे भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, लेकिन ड्राइंग बोर्ड का जो सरफेस फिनिश होता है वो काफी अच्छा होता है। इसका जो मटेरियल होता है वो सॉफ्ट मटेरियल होता है। इस पे आप ड्राइंग पेपर को, ड्राइंग बोर्ड पे ड्राइंग पेपर को रख करके, जिससे देखिए इसमें ड्राइंग बोर्ड पे ड्राइंग पेपर को रखा हुआ है और इस पे क्लिप की हेल्प से फिक्स किया हुआ। आप चाहें तो आप आसानी से इस पे जो भी ड्रॉ करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग बोर्ड का ये पर्पस है कि इस बोर्ड पे हम ड्राइंग पेपर को फिक्स करेंगे पहले क्लिप या एडहेसिव के हेल्प से, और तब इस पे हम कुछ भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसका सरफेस फिनिश काफी अच्छा होता है और इसमें देखिए इनएक्यूरेसी कहीं भी नहीं होगा। जो सरफेस फिनिश यहाँ मिलेगा यहाँ मिलेगा। अगर आप ऐसी एग्जाम में या कहीं भी ऐसी हम अगर रख करके ड्रॉ करते हैं तो आप जहां भी टेबल पर रखेंगे उसका सरफेस फिनिश नहीं अच्छा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है हमारा टी स्केल। तो टी स्केल का जरूरत हमें पड़ता है हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करने के लिए। हॉरिजॉन्टल लाइंस कैसे, सपोज कीजिए ये हमारे पास टी स्केल है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इस टी स्केल में एक स्केल है जो कि नॉर्मल स्केल होता है 1 to 30 सेंटीमीटर तक, वो स्केल है। इसका शेप टी है। इस टी शेप को क्यों दिया गया है, देखिए ये वाला जो एज होगा ड्राइंग बोर्ड के साथ पैरेलल हो जाएगा, ड्राइंग बोर्ड के साथ फिक्स हो जाएगा ये वाला एज। तो जब ये जो एज है और ये जो स्केल है दोनों ही 90 डिग्री पे होते हैं। ठीक है, तो अगर ड्राइंग बोर्ड के साथ ये वाला फिक्स हो गया, ये वाला एज, तो ये जो है ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अगर हम अपने पेज को या ड्राइंग पेपर को इस पे हम एक्यूरेटली फिक्स करें तो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने में आसानी होगी। ठीक है, उस पर्पज से टी स्केल के लिए टी स्केल को यूज किया जाता है। बस ध्यान ये रखना है टी स्केल को यूज करते समय कि इस ड्राइंग बोर्ड पे जो हम ड्राइंग पेपर फिक्स कर रहे हैं, रख रहे हैं उस पे या फिर क्लिप लगा रहे हैं, तो उस क्लिप लगाते समय एक प्रॉपर पोजीशन में होना चाहिए। जैसे ये वाला एज हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, ये वाला एज वर्टिकल होना चाहिए, तभी हम हॉरिजॉन्टल लाइन एक्यूरेटली ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर आपने पहले भी यूज किया होगा। सेट स्क्वायर क्यों यूज किया जाता है, आपको कोई फिक्स एंगल प्लॉट करने के लिए। जैसे आपको अगर आपको ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स में देखे होंगे कि 30 डिग्री का सेट स्क्वायर होगा, 45 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। ये हमारे पास फिक्स सेट स्क्वायर का सेट होता है। ठीक है, फिक्स सेट स्क्वायर का सेट होता है, जिसमें देखिए अगर 30 डिग्री का यूज होगा तो 30 डिग्री यूज करेंगे, वो उस 30 डिग्री एंगल पे हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। 60 डिग्री यूज करना तो 60 डिग्री पे हम कर सकते हैं। अगर एडजस्टेबल, देखिए अब इसमें क्या है, इस सेट स्क्वायर में इनलिमिटेड एंगल के लिए होता है। जैसे 30 डिग्री के लिए होगा, 45 डिग्री के लिए होगा, 60 डिग्री के लिए होगा। एक आता है एडजस्टेबल सेट स्क्वायर, जिसमें क्या होता है ये वाला एड्ज को हम उस एंगल पे रख करके फिक्स कर देते हैं। जैसे ही फिक्स करेंगे तो हमारा ये वाला जो एंगल है उस उतना ही एंगल पे आ जाएगा, ये वाला जो लाइन एड्ज है उतना ही एंगल पे आ जाएगा। तो कोई बात नहीं, इसके जगह पे हम कोई जरूरी नहीं ये परचेज करना, इसके जगह हम लोग प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हैं। प्रोटेक्टर क्या होता है, डिफरेंट एंगल्स होता है। ठीक है, उस पर कोई भी एंगल हम मार्क कर सकते हैं, तो ये जरूरी नहीं है लेना। इसको भी आप चाहें तो ले सकते हैं और चाहें तो नहीं भी ले सकते हैं। अगर 30 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है, 45 डिग्री करना हो, 60 डिग्री करना होता है, आप डायरेक्ट इसके हेल्प से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्राइंग बॉक्स है हमारा कंपास। ठीक है, तो कंपास हमें पता है कंपास क्यों यूज किया जाता है। कंपास का यूज किसी भी रेडियस पे कर्व ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आप ये पहले यूज भी किए होंगे। किसी भी रेडियस, मान लीजिए हमारे पास एक कंपास है, तो कंपास में क्या करेंगे, एक इंड पे क्या होता है मेरा, एक इंड पे पेंसिल फिक्स किया जाता है और सेकंड इंड क्या होता है वो फिक्स होता है, उसको सेंटर पे रखते हैं और इस तरह से कोई भी एंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ऐसे रखते हैं, आप कोई भी एंगल में ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये
कंपास का आपको पता है, कंपास का यूज क्या होता है? कंपास का यूज होता है किसी भी रेडियस पे कर्व ड्रॉ करने के लिए किया जाता है या फिर सर्कल ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये पहले भी आपने यूज किया हुआ है। आपको कंपास लेना ही लेना है। ठीक है, फिर स्केल। स्केल आपको पता है, स्केल हमें पता है कि किसी भी लेंथ को मेजरमेंट के लिए स्केल यूज किया जाता है या फिर लेंथ को ड्रॉ करने के लिए स्केल यूज किया जाता है। ठीक है, स्केल में आपको दो टाइप का मिलेगा स्केल। एक बड़ा स्केल 30 सेंटीमीटर का और छोटा स्केल 16 सेंटीमीटर का। जो छोटा स्केल होगा 16 सेंटीमीटर का, आप चाहे तो वो ले सकते हैं या फिर बड़ा भी ले सकते हैं, कोई भी ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपको छोटा लेना है तो ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन बड़ा लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने 16 सेंटीमीटर का स्केल लिया है, छोटा वाला स्केल, ठीक है, लेकिन आपको अगर ड्रॉ करना है 20 सेंटीमीटर, तो पहले 16 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, फिर उसको एक्सटेंड करेंगे। जैसे एक्सटेंड कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूटी नहीं दिखता है। ठीक है, उससे अच्छा बड़ा स्केल रखें और कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ कर दें। ठीक है, तो आपको बड़ा स्केल यूज कर लेना, परचेज करना जरूरी है। नेक्स्ट, प्रोटेक्टर। हमें पता है कि प्रोटेक्टर का यूज कहाँ होता है, किसी भी एंगल पे हमें लाइन ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। आपको कैसे इसको यूज किया जाता है, 0 to 180 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल ड्रॉ करना हो तो हमें इसका प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हैं। कैसे? हमें पता है कि कहीं भी एंगल, मान लीजिए कि आपको 42 डिग्री एंगल पे कोई लाइन ड्रॉ करना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 0 से लेकर के 42 डिग्री एंगल मार्क करेंगे और यहाँ पे एक पॉइंट कर लेंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये आपको कैसे यूज करना है पता है, ज्यादा इस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट, फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व हो सकता है आपके लिए नया हो या फिर आपने कभी देखा भी हो। आपके इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स में फ्रेंच कर्व भी दिया रहता है कहीं कहीं। तो देखिए, फ्रेंच कर्व का यूज, फ्रेंच कर्व ये हो गया, ये फ्लेक्सी कर्व हो गया, या सर्कल मास्टर होगा। ठीक है, तीनों अलग अलग चीजें हो गया। उसके लिए ये तीनों डिफरेंट है, तीनों का क्या यूज है एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंच कर्व में देखिए, डिफरेंट डिफरेंट रेडियस पे कर्व दिया हुआ, देखिए बहुत सारा है। एक यहाँ कर्व है, एक यहाँ कर्व है, एक यहाँ कर्व है, एक ऐसे कर्व है, एक कर्व है, एक कर्व है, पूरा एक कर्व दिया हुआ है। तो आपको फ्रेंच कर्व का कहाँ यूज करना, मान लीजिए कोई एक पॉइंट ये है, कोई एक पॉइंट ये है। ठीक है, दोनों ही पॉइंट के बीच में एक तीसरा पॉइंट है, ऐसे। अब हमें एक कर्व ड्रॉ करना है जो कि तीनों पॉइंट से पास होते हुए हो जाए, तीनों पॉइंट से पास होते हुए जाए। तो इसको हम अपने स्केल से तो ड्रॉ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि स्केल से स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ होता है। हम क्या करेंगे, दो ऑप्शन है, या तो हाथ से ड्रॉ करें, हाथ से ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, हो सकता है परफेक्शन ना दिखे, हो सकता है परफेक्शन ना दिखे। लेकिन अगर फ्रेंच कर्व यूज करें, देखिए इसमें बहुत सारा कर्व है, तो कोई भी एक ऐसा हम फ्रेंच कर्व इसमें सिलेक्ट करेंगे। फ्रेंच कर्व क्या होता है, एक सेट ऑफ कर्व होता है। ठीक है, एक सेट ऑफ कर्व होता है, बहुत सारा इसमें सेट होता है, 6-7 तो होता ही है। उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट करेंगे कि तीनों में पॉइंट पे फिट हो जाए। ठीक है, तीनों पॉइंट पे फिट हो जाए, मान लीजिए कि तीनों पॉइंट पे फिट हो गया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको रखेंगे और इस टाइप से कोई लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो जैसे लाइन इस पे रख करके हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एक्यूरेट लाइन ड्रॉ होगा। ठीक है, एक्यूरेट लाइन ड्रॉ होगा। ये हो गया यूज ऑफ फ्रेंच कर्व। अब फ्लेक्सी कर्व का यूज क्या होता है, देखिए फ्लेक्सी कर्व जो होता है, ये फ्लेक्सिबल एक कर्व होता है, मतलब एक फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है। इसको हम किसी भी रेडियस के अनुसार हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि वायर की तरह है, तो अगर ये इसका भी सेम काम है कि फ्रेंच कर्व अगर आपके पास नहीं है, फ्लेक्सी कर्व है, तो फ्लेक्सी कर्व को आप ऐसे सेट कीजिए कि तीनों पॉइंट से पास हो जाए। ठीक है, तो तीनों पॉइंट से जैसे पास होगा, हम उसको अपना पेंसिल से इसको हम कर्व ड्रॉ कर देंगे। तो फ्रेंच कर्व और फ्लेक्सी कर्व में डिफरेंस यही है कि ये फिक्स रेडियस के लिए होता है, फिक्स कर्वेचर के लिए होता है। फ्लेक्सी कर्व क्या होता है, एक फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है, हम कैसे भी चाहें तो इसको किसी भी पाथ में मोड़ करके वहां कर्व जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सर्कल मास्टर पे। सर्कल मास्टर एक स्केल टाइप का होता है, जिसके अंदर में बहुत सारा डिफरेंट रेडियस पे बहुत सारा
सर्कल होता है, ठीक है, बहुत सारा सर्कल होता है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारा सर्कल है, छोटा से लेकर के बड़ा तक बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो आपको अगर 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 आपको ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है कि उसका रेडियस इसमें फिट हो रहा है, तो हम वहां पे कंपास की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यही से सर्कल को ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। मान लीजिएगा आपका 2 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के आपको कोई सर्कल ड्रॉ करना है, तो 2 सेंटीमीटर सर्कल के लिए आप क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर का कंपास पे मेजर करेंगे, फिर उसके बाद सर्कल ड्रॉ करेंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास सर्कल मास्टर है, ये सर्कल मास्टर है, तो इस 2 सेंटीमीटर अगर इसमें फिक्स आ रहा है, 2 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, तब डायरेक्ट इसको सेंटर पे रखेंगे। यहाँ पे एक सेंटर में पॉइंट होता है, उस सेंटर पे रखेंगे और इसको तुरंत चारों तरफ राउंड घुमा करके आप कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर है, ये चाहे तो आप ले भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, नहीं भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। फ्लेक्सी कर्व भी ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, लेकिन फ्रेंच कर्व आप ले लेते हैं ज्यादा अच्छा पड़ेगा, ठीक है। यूनिट 1 में फ्रेंच कर्व का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्राफ्टिंग मशीन। ड्राफ्टिंग मशीन ये आपके लिए नया इंस्ट्रूमेंट्स है, नया ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स है। तो इसमें नया मशीन है क्या और इसको कैसे यूज किया जाता है। देखिए, ड्राफ्टिंग मशीन जो है एक कंबाइंड मशीन है, किसका किसका, इसमें स्केल भी है, इसमें प्रोटेक्टर भी है। देखिए प्रोटेक्टर है, यहाँ बहुत सारा एंगल लिखा हुआ है, ये राउंड शेप में जो बहुत सारा एंगल लिखा हुआ है, तो प्रोटेक्टर भी है, स्केल भी है, ये एल शेप का दिया हुआ है, मींस टी स्केल भी है इसमें, ठीक है। तो सो ड्राफ्टिंग मशीन इज द कंबाइंड मशीन व्हिच कैन यूज टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, स्केल, प्रोटेक्टर इन द कंबाइंड वे। मतलब टी स्क्वायर भी यूज का काम भी कर सकते हैं, स्केल का काम भी कर सकते हैं, इसमें बहुत सारा एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रोटेक्टर का भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से इसको कर सकते हैं, लेकिन कैसे इसको यूज किया जाता है। देखिए इसको यूज कैसे किया जाता है, इसमें 2 इंड होता है, एक इंड जो है इसको ड्राइंग बोर्ड के साथ फिक्स किया जाता है, इसमें एक बोल्ट होता है, इसको ड्राइंग बोर्ड के साथ इसको हम फिक्स कर सकते हैं। और सेकेंड इंड जो होता है, इस इंड को हमको ड्राइंग के लिए यूज करना होता है। जैसे देखिए एक इंड को यहाँ फिक्स किया हुआ, दूसरा इंड हम ड्राइंग के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले ये जो टी स्केल है इसको इसके पैरेलल कर लेंगे और इस इंड को मूव करते हुए आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी एंगल पे कोई लाइन ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे इसको हम उतना ही डिग्री एंगल मूव करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो अगर आपको ड्राइंग फास्ट करना है तो आप ड्राफ्टिंग मशीन का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि इसमें एक्यूरेसी मेंटेन करना पड़ता है। आपको जल्दी जल्दी अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो हो सकता है कि कोई भी अगर इंड फिक्स किए हो, थोड़ा भी हिल जाए, थोड़ा भी अगर एरर आ जाए इसमें, तो पूरा ड्राइंग में एरर आ जाएगा। सपोज कीजिए कि आपने फिक्स कर दिया इसको, ठीक है, ये वाला एंड को इस स्केल को इसके पैरेलल कर दिया, तो लेकिन अगर कहीं से थोड़ा सा ये 1 डिग्री या 2 डिग्री भी घूम जाए जो फिक्स आपने किया है किसी तरह से, तो उतना ही डिग्री इसमें एरर आ जाएगा, जितना भी ड्राइंग करेंगे उतना एरर इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं ये नहीं कर रहा हूं कि इसको यूज नहीं करना है, इसको यूज करना है, लेकिन प्रैक्टिस ऐसा करना है कि एग्जाम में ये परफेक्ट हम बना सकें, ठीक है, समझे। नेक्स्ट ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है रोल एंड ड्रॉ। रोल एंड ड्रॉ एक टाइप का स्केल है जिसमें रोलर लेग लगा हुआ रहता है, रोलर लेग लगा हुआ रहता है, ठीक है। एक टाइप का स्केल है, इसमें छोटा स्केल या फिर इसको बड़ा स्केल बोल सकते हैं, ठीक है। ये स्केल है, ये दो साइज का आता है, एक 16 सेंटीमीटर का, एक 30 सेंटीमीटर का। जैसा कि नॉर्मल स्केल आता है 16 सेंटीमीटर का और 30 सेंटीमीटर का, वैसा ही रोल एंड ड्रॉ भी आता है, ठीक है। लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है, एक इंड पे स्केल है, दूसरे इंड पे देख रहे हैं रोलर लेग लगा हुआ है। मतलब कि इसको आप कहाँ यूज कर सकते हैं, आप इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है।
इसको आप मेजरमेंट या लेंथ ड्राइंग करने के लिए कर सकते हैं। सपोज कीजिए ये आपका स्केल है, रोल एंड ड्रॉ स्केल है, तो आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है, तो आपने स्केल पे रखा और इसे लाइन ड्रॉ कर दिया पेंसिल कैप से। अब क्या करना है, रोलर लेग पे इसको रोल करते हुए उसी के पैरेलल ऊपर में जाना है, जितना ऊपर जाना हो। यहाँ यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं कि मान लो को आपको ऊपर में 20 सेंटीमीटर ऊपर एक इसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना। सपोज कीजिए कि आपको एक यहाँ लाइन ड्रॉ करना है और इसी के 2 सेंटीमीटर बाद एक लाइन ड्रॉ करना है। तो आप क्या करेंगे कि अपने रोलर स्केल लेंगे, हॉरिजॉन्टल करेंगे, पेज के हॉरिजॉन्टल कर लेंगे और ऊपर जाकर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। फिर इसको रोल करेंगे, जिससे रोल करेंगे तो इस पे कितना रोल करेंगे, 2 सेंटीमीटर रोल करेंगे। 2 सेंटीमीटर रोल करने के बाद फिर लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो जो दूसरा लाइन ड्रॉ होगा वो एग्जैक्टली 2 सेंटीमीटर बाद होगा और दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा, समझे। तो रोल एंड ड्रॉ काफी आपको यूज करने के लायक है। आपको हमेशा थ्रू आउट द इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ये जरूरत पड़ेगा इसको, ठीक है। तो आपको ये परचेस करना ही करना है। इसमें 2 साइज आता है, एक छोटा साइज 16 सेंटीमीटर का, एक बड़ा साइज 30 सेंटीमीटर का। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि बड़ा साइज ले या ना ले आपके चल जाएगा, लेकिन छोटा साइज जरूर ले, ठीक है। छोटा साइज रोल एंड ड्रॉ जरूर आपको यूज करना है, जरूर परचेस करना है, ठीक है। अगर आपको दोनों रखना चाहते हैं तो बड़ा भी ले लीजिए और छोटा भी ले लीजिए, लेकिन कोई भी एक आप अगर बजट में नहीं है या फिर आप चाहते हैं कि किसी हम काम चला लें तो आपको छोटा परचेज करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप दोनों ही जरूर यूज करें, दोनों ही परचेज करें और छोटा जरूर ज्यादा यूज करें, क्योंकि छोटा हैंडी होता है और काफी ज्यादा आसानी से ड्राइंग पर बनाने के लिए जरूरत पड़ता है, ठीक है। हर जगह आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगा छोटा वाला ही। नेक्स्ट ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से ऑब्वियसली पेंसिल। पेंसिल की जरूरत हमें इससे पहले भी आपने पेंसिल यूज किया होगा, लेकिन आपको पता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग ऑफ द पेंसिल होता है, ठीक है। मतलब अलग अलग ग्रेड का पेंसिल होता है जिसको अलग अलग पर्पज से यूज किया जाता है। जैसे आपने पहले यूज किया होगा HB, B2, B3 या 2B या 2H, ठीक है। तो सबसे पहले पेंसिल के ग्रेडिंग में H और B 2 टर्म आता है। H स्टैंड्स फॉर हार्डनेस, B स्टैंड्स फॉर ब्लैकनेस, ठीक है। अगर H ग्रेडिंग बढ़ेगा तो समझिए कि पेंसिल का हार्डनेस बढ़ रहा है। हार्डनेस बढ़ रहा है मतलब कि उस पेंसिल उतना ही लाइट हो रहा है, उतना ही फेंट हो रहा है। अगर बी ग्रेडिंग बढ़ रहा है तो समझिए कि आपके पेंसिल का ब्लैकनेस बढ़ रहा है, मतलब वो पेंसिल उतना ही ब्लैक होगा, ठीक है, उतना ही डार्क होगा, लेकिन वो पेंसिल फिर सॉफ्ट होते जाएगा, हार्ड नहीं रहेगा, सॉफ्ट होते जाएगा। मीन्स ज्यादा अगर ब्लैक पेंसिल रहेगा, ज्यादा सॉफ्ट पेंसिल रहेगा तो तुरंत टूट जाएगा। लेकिन तो दोनों का क्या मतलब है, H स्टैंड्स फॉर हार्डनेस, B स्टैंड्स फॉर ब्लैकनेस। अगर H ग्रेडिंग बढ़ता है जैसे 2H, 3H, 4H, अगर H ग्रेडिंग बढ़ता है समझिए कि आपके पेंसिल का हार्डनेस बढ़ रहा है, हार्डनेस ज्यादा होगा, मीन्स पेंसिल उतना ही फेंट होते जाएगा। मीन्स 3H का पेंसिल 2H के पेंसिल से ज्यादा हार्ड होगा, लेकिन ज्यादा हार्ड होगा लेकिन लाइट भी ज्यादा होगा, मीन्स उसमें ब्लैकनेस कम होते जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 2B, 3B, 4B, अगर B ग्रेडिंग बढ़ रहा है मतलब कि पेंसिल का ब्लैकनेस बढ़ रहा है, पेंसिल उतना ही ब्लैक होते जाएगा, उतना ही डार्क होते जाएगा, उतना डार्क होगा तो पेंसिल सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सो हमें जैसा कि आप देख सकते हैं HB जो पेंसिल होता है वो मीडियम ग्रेड का पेंसिल होता है। HB जो पेंसिल होता है वो मीडियम ग्रेड का होता है। जैसे जैसे B ग्रेडिंग बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे B ग्रेडिंग बढ़ते जा रहा है, ब्लैकनेस बढ़ते जा रहा है, मीन्स वो पेंसिल उतना ही सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे H ग्रेडिंग बढ़ रहा है देखिए, वैसे वैसे पेंसिल का ब्लैकनेस कम होगा, मीन्स हार्डनेस
सॉरी ब्लैकनेस कम होगा और पेंसिल उतना ही लाइट होते जाएगा, ठीक है, लाइट मीन्स हल्का होता जाएगा, ठीक है, और उस पेंसिल उतना ही हार्ड होगा, ठीक है। तो हमें कौन सा पेंसिल का जरूरत पड़ेगा, हमें कौन सा पेंसिल का जरूरत पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमें आपको मैं रिकमेंड करूंगा आपको 3 टाइप का पेंसिल परचेज करना है। सबसे पहले HB, HB मतलब मीडियम ग्रेड पेंसिल का यूज करना है, ठीक है। सेकंड एक लाइट पेंसिल, एक मीडियम पेंसिल, एक लाइट पेंसिल और एक डार्क पेंसिल, तीन पेंसिल आपको यूज करना है। एक मीडियम पेंसिल, जहां आपको मीडियम ड्राइंग की जरूरत पड़ेगा वहां मीडियम पेंसिल, HB। एक 2H या फिर 3H में से कोई भी एक जरूर ले सकते हैं, दोनों नहीं कोई भी एक ले सकते हैं। ये हो जाएगा लाइट पेंसिल, मीन्स एक कम डार्क होगा, लाइट पेंसिल होगा या फिर कम डार्क होगा, ठीक है। और एक 2B या फिर 3B पेंसिल को जरूरत पड़ सकता है, मीन्स ब्लैक ज्यादा होगा। तो इसमें से तीनों टाइप का आ गया, आपको लाइट पेंसिल भी आ गया, डार्क पेंसिल भी आ गया और ये मीडियम ग्रेड का पेंसिल भी आ गया। तीनों पेंसिल आपको जरूर परचेज करना है, ठीक है, तीनों पेंसिल आपको जरूर परचेज करना है। नेक्स्ट ड्राइंग पिन या फिर क्लिप, ठीक है। तो ड्राइंग पिन का जरूरत पड़ता है, ड्राइंग पेपर को ड्राइंग बोर्ड पे फिक्स करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आपको एक मिनट हम देख लेते हैं। देखिए ये ड्राइंग बोर्ड हो गया, इस ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग पेपर को रखेंगे, तो रखने के बाद अगर फिक्स नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसका ओरिएंटेशन हिलते रहेगा, ठीक है। उसको हम फिक्स करने के लिए इसमें हम यहाँ पे क्लिप यूज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लिप यूज कर सकते हैं। तो ड्राइंग पिन या फिर ड्राइंग क्लिप दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग क्लिप यूज कीजिएगा। पिन यूज करने से क्या होगा, जैसे इसमें हम पिन यहाँ लगा देंगे, एक यहाँ पिन लगा देंगे, यहाँ पिन लगा देंगे, तो एक तो क्या होगा, थोड़ा भी हिल जाएगा अगर तो यहाँ फट सकता है, ठीक है। लेकिन ड्राइंग पिन क्या होता है, सॉरी ड्राइंग क्लिप क्या होता है, इसको आसानी से हिलने नहीं देता है और कहीं भी इस तरह से फटने के चांसेस नहीं रहता है, ठीक है। तो आप ड्राइंग क्लिप ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ड्राइंग पेपर, ठीक है। ड्राइंग पेपर, हमें ड्राइंग पेपर तो जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइंग पेपर आर अवेलेबल इन द मार्केट और इन द इंडस्ट्रीज। तो उसका एक ग्रेडिंग होता है, ठीक है, उसका ग्रेडिंग होता है, उसका एक इंडेक्स होता है, उसको हमें समझना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा पेपर होता है, सबसे बड़ा पेपर जो होता है वो A0 साइज का होता है, A0 साइज का, ठीक है, समझ कीजिए। सबसे बड़ा पेपर जो होता है A0 साइज का होता है, ठीक है। उसके बाद A1, उसके बाद A2, A3, A4 एंड A5। A5 सबसे छोटा पेपर हो गया और A0 सबसे बड़ा पेपर हो गया। तो इस यहां से देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 टाइप का पेपर का साइज अवेलेबल है। तो हमें कौन सा यूज करना है और उसका डिफरेंट डिफरेंट साइज का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ा साइज जो होता है वो A0 साइज का पेपर का होता है। A0 साइज का पेपर का साइज क्या होता है, उस पेपर का एरिया जो होता है 1 स्क्वायर मीटर होता है। A0 साइज के पेपर का जो एरिया होता है 1 मीटर स्क्वायर का होता है, 1 मीटर स्क्वायर का होता है, ठीक है। अगर उसका लेंथ और विड्थ का देखें, उसका लेंथ होता है, उसका लेंथ होता है 1149 इंटू 841, ठीक है। 1149 नहीं, 1189 इंटू 841, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो
कितना आएगा 1 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए। ये क्या है, ये एमएम में है, ये आपको जो दिया हुआ है एमएम में दिया हुआ है, एमएम स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे बड़ा साइज का जो पेपर होता है जिसका लेंथ होता है 1189 mm एंड उसका विड्थ होता है 841 mm। ठीक है, अब सपोज कीजिए ये आपके पास एक जो पेपर है, ये आपको सपोज करना है कि ये A0 साइज का पेपर है। ठीक है, जिसका लेंथ जो है, ये जो लेंथ है ये है 1189 mm। ठीक है, 1189 mm जो है इसका लेंथ है एंड 841 mm इसका विड्थ है। ये जो विड्थ है 841 है और जो लेंथ है 1189 है। ठीक है, ये हो गया मेरा A0 साइज का पेपर। अगर A0 साइज के पेपर को अगर हम दो आधा पार्ट में बांट दे, उसके लेंथ वाइज, विड्थ वाइज नहीं, विड्थ को नहीं काटना है, उसके लेंथ को वाइज हम काटते हैं दो आधा पेपर साइज में, मींस इसको हम हाफ कर दे ऐसे, तो ये हमको मिल गया ये A1 साइज का पेपर। ठीक है, A1 साइज का पेपर। तो देखिए, जो जैसे ही A0 साइज के पेपर को हाफ किए, जैसे ही A0 साइज के पेपर को हम हाफ किए तो विड्थ तो जो ये हो गया A1 साइज का पेपर। A1 साइज के पेपर मतलब देखिए, A0 साइज के पेपर को अगर हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं लेंथ वाइज अगर हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, देखिए ठीक है, देखिए A0 साइज का पेपर था, लेंथ जो भी लेंथ था उसको हम हाफ लेंथ किए, मतलब लेंथ वाइज उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, दो इक्वल पार्ट में, और उसको हम फाड़ दिए। तो जैसे ही हम A0 साइज के पेपर को दो इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर दिए तो ये हमको मिल गया दो A1 साइज का पेपर, दो A1 साइज के पेपर। ठीक है, तो दो A1 साइज के पेपर मिल गया। अब इस A1 साइज के पेपर का देखिए लेंथ कितना होगा, ये लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया। लेंथ क्या होता है, ज्यादा वाले को हम लोग लेंथ बोलते हैं, तो ये वाला लेंथ हो गया और ये इसके लिए विड्थ हो गया। ठीक है, तो देखिए इसका विड्थ कितना था, A0 साइज के पेपर का लेंथ कितना था 1189 और विड्थ कितना था 841। इसको हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए तो ये वाला इसके लिए लेंथ कितना हो गया, A1 साइज के पेपर के लिए लेंथ कितना हो गया, ये जो A0 के लिए विड्थ था, जो A0 के लिए विड्थ था, ये वाला विड्थ वो A1 के लिए लेंथ हो गया, A1 के लिए लेंथ हो गया। ठीक है, A1 के लिए लेंथ हो गया, तो इसका लेंथ कितना हो गया, A1 साइज के पेपर का लेंथ कितना हो गया 841। देखिए A1 साइज के पेपर का जो लेंथ हो गया 841। तो A1 साइज के पेपर का लेंथ हो गया 841 इंटू विड्थ कितना हो जाएगा, विड्थ कितना हो जाएगा, इसको अगर हाफ कीजिएगा लेंथ को तो इसका ये विड्थ हो जाएगा। देखिए A0 साइज के पेपर को लेंथ को हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए, मीन्स लेंथ को हाफ कर दिए। 1189 को अगर हम हाफ कर देते हैं तो हमारे पास जो होगा 1189 को अगर हम हाफ करते हैं दो पार्ट में तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका विड्थ मीन्स A1 साइज के पेपर का विड्थ हो जाएगा, A1 साइज के पेपर का विड्थ हो जाएगा। देखिए तो कितना हो जाएगा ये 5, ठीक है 594, ठीक है। तो 594 जो हुआ 594.5 आ रहा है, तो उसको हम पॉइंट डेसिमल को हटा देना होता है, डेसिमल में नहीं लेना होता है। तो 594 जो हुआ ये mm स्क्वायर, ये हुआ A1 साइज के पेपर को। अब A1 साइज के पेपर, ठीक है। सिमिलरली A1 साइज के पेपर का लेंथ ये हो गया, विड्थ ये हो गया, ठीक है। लेंथ ये हो गया कितना
841 और कितना हो गया 594। इसको हम लेंथ वाइज दो इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड कर लेते हैं, देखिए लेंथ वाइज दो इक्वल पार्ट में, तो दो इक्वल पार्ट हम करेंगे, मेजर करेंगे और इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो दो A1 साइज के पेपर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो मेरे पास दो मिल गया, कितना A2 साइज के पेपर। इसका लेंथ कितना हो जाएगा, देखिए इसका लेंथ कितना हो जाएगा, A2 साइज के पेपर का लेंथ तो यही हो जाएगा जो A1 साइज के पेपर का विड्थ था। तो A1 साइज के पेपर का विड्थ कितना था 594 इंटू इसका जो विड्थ था, सॉरी इसका जो लेंथ था उसका हाफ करेंगे तो इसका विड्थ हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 841 डिवाइडेड बाई 2, 420 या फिर 420 या फिर 421 भी ले सकते हैं कहें। ठीक है, तो 420 भी ले सकते हैं, देखिए 420 भी है या फिर 421 भी ले सकते हैं, कहीं की बुक में दिया रहता है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो कितना हो गया 420 मीटर, सॉरी mm स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास हो गया A2 साइज का पेपर। ठीक है, A2 साइज का पेपर, A1 साइज के पेपर को हम हाफ किए तो दो A2 साइज का पेपर हो गया। ठीक है, हमारे पास दो A2 साइज का पेपर हो गया। अब A2 साइज का पेपर का कितना लेंथ हो गया, अब ये लेंथ हो गया। ठीक है, ये लेंथ हो गया जो A1 का विड्थ था। तो A1 का विड्थ कितना था, A1 का विड्थ कितना था, देखिए A1 का विड्थ था 594। तब इसके लिए कितना हो गया 594 जो है इसके लिए लेंथ हो गया, तो इसके लिए लेंथ हो गया 594 एंड विड्थ 421 हो गया। ठीक है, 421 विड्थ हो गया। सिमिलरली इसको अगर दो इक्वल पार्ट करना है, करते हैं तो दो इक्वल पार्ट जो करना है वो लेंथ वाइज करना है, तो लेंथ वाइज हम इसको डिवाइड कर देंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा, इसका जो लेंथ था, इसका जो लेंथ था इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इसका विड्थ बन जाएगा, मीन्स A3 का विड्थ बन जाएगा। और देखिए, और इसका जो विड्थ था A3 के लिए लेंथ बन जाएगा। ठीक है, A3 के लिए लेंथ बन जाएगा मीन्स 420। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इसको हाफ कर दीजिएगा तो 297। ठीक है, समझ गए। इसी तरीके से देखिए A0 साइज के पेपर को हाफ किए तो दो A1 बना, एक A1A हुआ, एक A1A हुआ। ठीक है, इस एक A1A हो गया, एक A1A हो गया। इस A1 को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किए तो दो A2 बना, एक A2A हो गया, एक A2A हो गया। इस A2 को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किए तो एक A3A हुआ, एक A3A हुआ, पूरा कंप्लीट A3 हुआ। ठीक है, अब इस A3 को तो भाई दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक A4A हो जाएगा, एक A4A हो जाएगा। ठीक है, फिर A4 को दो इक्वल पार्ट में लेंथ वाइज डिवाइड करेंगे तो दो A5 बनेगा, दो A5 जो होता है लास्ट स्मॉलेस्ट साइज होता है, लास्ट स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द ड्राइंग पेपर होता है। ठीक है, तो यहां आपको देखिए A3 तक तो हम कर लिए थे, तो उसी करना है। फिर इसका जो विड्थ होगा इसके लिए लेंथ हो जाएगा 297 एंड इसका विड्थ को हाफ कर देंगे, इसका लेंथ को दो इक्वल पार्ट में हाफ कर देंगे, इसका लेंथ को हाफ कर देंगे तो इसके लिए हो जाएगा विड्थ, तो हो जाएगा 210। ठीक है, सिमिलरली ये मेरा हो गया A4 साइज का पेपर जिसका लेंथ हो गया 297 एंड और विड्थ हो गया 210। ठीक है, अब इसको हम लेंथ वाइज दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, लेंथ वाइज दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हो गया 210। लेंथ वाइज दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो लेंथ वाइज फोल्ड करना है, हमेशा बताएं लेंथ वाइज फोल्ड करना है। तो लेंथ
दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसका जो विड्थ होगा इसके लिए लेंथ हो जाएगा, इसका हो जाएगा हाफ कर देंगे तो इसका विड्थ हो जाएगा। तो 297 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 148, ठीक है, तो ये जगह 148 mm स्क्वायर। तो ये A0 से लेकर के A5 तक कैसे पहुंचना है वो आप डिसाइड, वो अब हमने देखा अभी, हमें क्या याद रखना है, सिर्फ A0 याद रखना। हम इतना क्यों बताएं, क्योंकि ये एग्जाम ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन कि व्हाट इज साइज ऑफ A3 पेपर। A3 साइज के पेपर को ये वाला आपको सिलेक्ट करना है, लेकिन आप यहाँ तक इस सारा चार्ट को याद रखना है क्या, नहीं याद, बस A0 साइज के पेपर को रखना है। A0 साइज के पेपर क्या साइज क्या होता है 1189 इंटू 841, 1189 इंटू 841 ये A0 साइज के पेपर का साइज होता है। लेकिन उसको लेंथ वाइज दो पार्ट में डिवाइड करते जाएंगे तो A0 से लेकर के A5 तक पहुंच जाएंगे। तो लेंथ को डिवाइड करेंगे, तो जब लेंथ को डिवाइड करेंगे तो इसका जो लेंथ को डिवाइड करेंगे दो इक्वल पार्ट में, ये हो जाएगा इसका विड्थ हो जाएगा, और इसका जो विड्थ होता है इसके लिए लेंथ हो जाता है, ठीक है। वैसे यहां तक हम पहुंच जाएंगे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको A0 साइज के पेपर का साइज याद रखना है और लेंथ वाइज उसको डिवाइड करते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट तो देखिए, इसमें जो हमने साइज अभी ड्राइव किया, जो साइज हमने अभी कैलकुलेट किया हो वो सारा इसमें फ्लो चार्ट में दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं। तो आपको बस याद रखना है A0 साइज के पेपर को, और कैसे दो पार्ट में डिवाइड करना है, लेंथ को काटना है, लेंथ को डिवाइड करना है, फिर A0 का लेंथ वाइज काटिएगा, लेंथ वाइज डिवाइड कीजिएगा, फिर A1 को भी जो लेंथ कौन सा होता है, जो बड़ा साइज होता है वो लेंथ होता है, ठीक है, जो छोटा होता है वो विड्थ हो गया। अब देखिए साइज ऑफ पेपर, डिफरेंट साइज ऑफ पेपर होगा, लेकिन हमें कौन सा यूज करना है, ठीक है। जो बड़ा ड्राइंग शीट होता है जो एग्जाम में आपको मिलता है वो A2 साइज का पेपर मिलता है, वो बड़ा मिलता है, ठीक है, वो A2 साइज का पेपर होता है। लेकिन जो छोटा पेपर जो होता है, आप लोग जो पेपर छोटा ब्लैंक पेपर जो यूज करते हैं, या फिर जो जिसपे आप लोग जीरोक्स निकालते हैं, जो जीरोक्स के लिए यूज होता है वो A4 साइज का पेपर होता है, A4 साइज का पेपर होता है। छोटा वाला जो पेपर होता है वो A4 साइज का पेपर होता है, जिसको हमने अभी फाड़ के दिखाया वो A4 साइज का पेपर है। नेक्स्ट सीट लेआउट मीन्स ड्राइंग पेपर, ड्राइंग शीट जो होता है उस सीट का लेआउट कैसा होना चाहिए, ठीक है। वो भी इंपॉर्टेंट बात है कि उस सीट जो आपको मिलेगा वो ब्लैंक रहेगा, लेकिन उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसको उसमें चीजों का क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, उसको हम लोग बोलते हैं सीट लेआउट, ठीक है। सीट लेआउट में सबसे पहले क्या होता है, आपके पास एक जो दिख रहा है ये येलो कलर का, ये आपके पास ड्राइंग शीट हो गया। ड्राइंग शीट जैसे ही आपको अगर मिला, ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले आपको सीट का लेआउट ड्रॉ करना होगा। जैसे सबसे पहले हम उसको मार्जिन को प्लॉट करेंगे, सबसे पहले बाहर से मार्जिन को प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब 10 सेंटीमीटर 10 mm इधर से, 10 mm इधर से, 10 mm इधर से, 10 mm इधर से गैप रखते हुए हम ड्रॉ करेंगे बॉर्डर। तो ये हो गया आपका मार्जिन, ये हो गया आपका बॉर्डर चारों तरफ से, ठीक है। तो सबसे पहले बाहर में हम एक मार्जिन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, बाहर में उसके 10 सेंटीमीटर का गैप रखते हुए चारों तरफ से हम बॉर्डर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब बॉर्डर जैसे ही ड्रॉ हो जाए तो उसके राइट साइड, राइट एंड बिलो कॉर्नर में, यहाँ पे राइट हैंड साइड एंड बिलो कॉर्नर में, बिलो बॉटम ऑफ द राइट हैंड साइड, ठीक है, बॉटम ऑफ द राइट हैंड साइड कॉर्नर में एक टाइटल ब्लॉक हमें ड्रॉ करना होता है, टाइटल ब्लॉक बनाना होता है, ठीक है। उस टाइटल ब्लॉक कैसे बनाना है, क्या उसमें लिखना है, तो वो देखते हैं।
तो टाइटल ब्लॉक जो होता है, समझ कीजिए जो टाइटल ब्लॉक है यहाँ पे, ये जो टाइटल ब्लॉक है, ठीक है, ये जो टाइटल ब्लॉक है, इस टाइटल ब्लॉक को हम लार्ज करके यहाँ बता रहे हैं, जूम करके बता रहे हैं। तो जूम करेंगे जैसे ही, तो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। सबसे पहले नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द फर्म। तो नेम ऑफ द फर्म क्या होता है, वो जैसे आप कॉलेज के बाद आप कहीं जॉब कर रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, किसी फर्म में आप जॉब कर रहे हैं, तो उसका नाम होता है, ठीक है, जिसके लिए आप बना रहे हैं, है ना, जहां बना रहे हैं। लेकिन अभी आप कॉलेज में हैं तो यहाँ पे आप कॉलेज का नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर स्केल, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे टाइटल देना होता है। टाइटल मीन्स यहाँ पे जो ड्रॉ करने वाले हैं, देखिए इस शीट में जो आप जो ड्रॉ करने वाले हैं उसका इन्फॉर्मेशन देना होता है। टाइटल में क्या लिखेंगे, समझ कीजिए यहाँ पे आप सर्कल ड्रॉ कर रहे हो, यहाँ पे नहीं, इस शीट में आप क्या ड्रॉ कर रहे हो, साइक्लॉइड ड्रॉ कर रहे हो, या फिर आप इलिप्स ड्रॉ कर रहे हैं, पैराबोला ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे टाइटल में देना होता है। ये यहाँ पे स्केल लिखना होता है, आप स्केल किस स्केल में ड्रॉ कर रहे हैं, 1:1 में कर रहे हैं, या फिर इन लार्ज स्केल में कर रहे हैं, बढ़ा के कर रहे हैं, या फिर छोटा बना रहे हैं 1:x में, या फिर 1:1 में कर रहे हैं। स्केल क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। लेकिन स्केल, यहाँ स्केल का इन्फॉर्मेशन देना होता है। स्केल का मतलब कि आप उसी स्केल में बना रहे हैं, जो साइज है वो एक्चुअल में बना रहे हैं, या फिर बड़ा करके बना रहे हैं, या फिर छोटा करके बना रहे हैं, यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखना होता है कुछ इंफॉर्मेशन है, आप डिजाइन क्या है, ठीक है, ये सब चीजें आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक चीज यहाँ पे देना होता है, ड्राइंग नंबर। ड्राइंग नंबर मतलब जैसे जो आप यहाँ ड्राइंग बना रहे हैं उसका 2 या 3 और है, लेकिन आपने यहाँ पे एक ही बनाया, तो ड्राइंग नंबर 1 यहाँ पे देना होता है। फिर ड्राइंग नंबर 2 देना अगले पेज के लिए, फिर अगले पेज पे 3 देंगे, ठीक है। उस तरीके से ड्राइंग नंबर का आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम टाइटल ब्लॉक बना सकते हैं। टाइटल ब्लॉक में नेसेसरी इंफॉर्मेशन क्या क्या होता है, नेम ऑफ द फर्म जरूरी है, टाइटल जरूरी है, स्केल, सिंबल ऑफ द मेथड ऑफ द प्रोजेक्शन मेथड। ये जो सिंबल होता है, ये सिंबल बनाना जरूरी होता है। प्रोजेक्शन मेथड मतलब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड कौन सा है, वो यहाँ पे उसका सिंबल बनाना होता है, ठीक है। फिर ड्राइंग नंबर अभी हमने डिस्कस किया। फिर डेट हो गया, ड्राइंग नंबर शीट हो गया, ये शीट नंबर मतलब कौन सा शीट है, ये जरूरी बनाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, जनरल सजेशंस फॉर ड्राइंग ऑफ द शीट। ये कुछ जनरल सजेशन है, ये नॉर्मल सजेशन है, ये आपको ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। जैसे कि सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड को साफ करना है, क्लीन कर लेना है, ताकि उस पर कोई भी डस्ट ना रहे या फिर कंकड़ वगैरह ना रहे, ठीक है। फिर शीट को क्लीन करने के बाद उसको हम शीट को वहां पे फिक्स करेंगे, मार्जिन बनाएंगे, बॉर्डर बनाएंगे, टाइटल बॉक्स बनाएंगे। ये चीजें इनिशियल चीजें होता है, इसको हम जरूर कर लेंगे शुरुआत में। ये होता है जनरल इंफॉर्मेशन बिफोर स्टार्टिंग द ड्राइंग, ठीक है। पर्टिकुलर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले शीट के लिए क्या क्या जरूरी चीजें होता है, जैसे सबसे पहले बोर्ड को एक कपड़ा की हेल्प से या फिर हाथ से साफ कर लेंगे, ताकि उस पर कुछ भी डस्ट वगैरह ना रहे। उससे ड्राइंग शीट जो है उस पर फिक्स कर लेंगे क्लिप की हेल्प से। फिर मार्जिन बनाएंगे, बॉर्डर बना लेंगे। फिर राइट हैंड साइड बिलो बॉटम में हम क्या करेंगे, बॉटम ऑफ द राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, हम टाइटल बॉक्स बनाएंगे। टाइटल बॉक्स में जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन होता है वो जरूर बनाएंगे, तब हम इंडिविजुअल ड्राइंग के लिए प्रोसीड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंट लाइंस विच विल बी यूज्ड इन द ड्राइंग। थ्रू आउट द ड्राइंग में कौन कौन सा लाइंस यूज होता है, उसका क्या मतलब होता है, वो एक जरूर हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें बहुत सारा, जैसे क्या है कि जो भी हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं वो ड्राइंग की हेल्प से दिखा रहे हैं। अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन लिखना नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ड्राइंग इंफॉर्मेशन कोई लिखना नहीं है। अगर लिखना नहीं है तो हम क्या करेंगे कि
डिफरेंट डिफरेंट उसका जो मीनिंग होगा उसको डिफरेंट लाइन के हेल्प से हम उसको समझाएंगे, ठीक है। उसी के लिए क्या किया जाता है कि डिफरेंट लाइंस यूज किया जाता है। जैसे जैसे अगर आपके पास कुछ विजिबल पार्ट को बनाना है, जो चीजें आपको सामने दिख रहा है, विजिबिलिटी है उसमें, तो उसके लिए हम कंटिन्यूअस थिक लाइन यूज करेंगे। कंटिन्यूअस थिक लाइन यूज करेंगे। कंटिन्यूअस थिक लाइन कैसा होता है, देखिए ये कंटिन्यूअस है, कहीं ब्रेक नहीं है और थिक भी है, ठीक है, समझ गए। कंटिन्यूअस थीन लाइन, जो कंटिन्यूअस थीन लाइन है ये कहाँ यूज करना है, जैसे अगर आपको डायमेंशन के लिए लाइन यूज करना है, प्रोजेक्शन लाइन यूज करना है, लीडर लाइन यूज करना है, हैचिंग लाइन यूज करना है, दिखाना है ये सब चीजें, प्रोजेक्शन, डायमेंशन लाइन, प्रोजेक्शन लाइन, लीडर लाइन या फिर हैचिंग, उसके लिए आप कंटिन्यूअस थीन लाइन यूज करेंगे। कंटिन्यूअस थिक और कंटिन्यूअस थिक लाइन जो है देखिए कैसा है, थिक मतलब थोड़ा मोटा है, थीन मतलब थोड़ा पतला है। ये कैसे ड्रॉ करना है, जब थिक लाइन आपको ड्रॉ करना होगा तो वहां के लिए आप डार्क पेंसिल यूज कर लीजिएगा, कोई भी बी ग्रेड का, 2B या 3B ग्रेड का पेंसिल यूज कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको कंटिन्यूअस थीन लाइन यूज करना है, थीन लाइन, तो थीन के लिए आप डार्क नहीं, आप लाइट पेंसिल यूज कीजिएगा। लाइट पेंसिल मतलब 2H का पेंसिल या फिर 3H का पेंसिल, वहां के लिए आप कंटिन्यूअस थीन लाइन, कंटिन्यूअस करने का मतलब है कि कहीं भी ब्रेक नहीं है, ठीक देख रहे हैं, तो कंटिन्यूअस थिक लाइन कहाँ यूज करना है, कंटिन्यूअस थीन लाइन, ये इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूअस थीन लाइन कहाँ यूज करना है, आपको डायमेंशन लाइन के लिए यूज करना है, प्रोजेक्शन लाइन के लिए यूज करना है, लीडर लाइन, हैचिंग लाइन। ये सब डायमेंशन लाइन क्या होता है, प्रोजेक्शन लाइन क्या होता है, लीडर लाइन क्या होता है, हैचिंग लाइन क्या होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन ये सब जहां भी यूज करना है उसके लिए कंटिन्यूअस थीन लाइन होना चाहिए। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस थीन विथ जिगजैग। देखिए कंटिन्यूअस थीन लाइन जो होता है, लेकिन अगर अब इसमें जिगजैग, देखिए इस इंड पे भी जिगजैग है, इस इंड पे भी जिगजैग है, मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि ये लाइन लॉन्ग है लेकिन हम उसमें ब्रेक लेना चाहते हैं, लॉन्ग ब्रेक लाइन इसको बोलते हैं, ठीक है। ये लाइन लॉन्ग है लेकिन उसमें ब्रेक लेना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि ये लाइन बहुत ही लंबा है, कोई भी लाइन बहुत ही लंबा है, इस साइड भी है उस साइड भी है, लेकिन हम पेपर पे उतना दिखाना नहीं चाहते हैं या फिर दिखा नहीं सकते हैं या फिर उसको जरूरत नहीं है दिखाने का, हम क्या करेंगे, एक इधर जिगजैग बना देंगे, एक इधर जिगजैग बना देंगे, ठीक है। मतलब कि इधर अगर इधर जिगजैग बना दिए है मतलब इधर एक्सटेंडेड लाइन है, और इधर बना दी इधर भी एक्सटेंडेड लाइन है। अगर हमें सिर्फ दिखाना है कि इधर लाइन है तो इधर ही जिगजैग बनाएंगे, इधर नहीं बनाएंगे, अगर इधर लाइन है तो इधर ही बनाएंगे, इधर नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूअस लाइन विथ जिगजैग का मतलब ये है, लॉन्ग लाइन होता है उसको हम ब्रेक करना चाहते हैं, इसको बोलते हैं लॉन्ग ब्रेक लाइन, ठीक है। नेक्स्ट, डैश्ड लाइन। डैश लाइन, देखिए डैश लाइन जो होता है वो डैश इसको बोलते हैं, लाइन 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 होता है लेकिन बीच में गैप होता है, देखिए बीच में गैप होता है, इसको बोलते हैं डैश लाइन। डैश लाइन जो होता है वो हिडन आउटलाइन होता है, हिडन आउटलाइन बनाने के लिए किया जाता है या फिर हिडन एज बनाने के लिए किया जाता है। मतलब हिडन पार्ट को बनाने के लिए, हिडन पार्ट को बनाने के लिए डैश लाइन यूज किया जाता है। हिडन पार्ट क्या होता है, हिडन पार्ट मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल से हम देख रहे हैं और उस एंगल में, उस जिस एंगल से हम देख रहे हैं उस एंगल में वो चीजें विजिबल नहीं है लेकिन एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बोतल है, ठीक है, हमारे पास एक बोतल है, ठीक है, इस बोतल के इस साइड में होल है, इस साइड में होल है, मान लीजिए होल है, एज्यूम कीजिए। तो अगर हम इस सामने से देखेंगे तो ये होल ही हमको दिखाई नहीं पड़ेगा, ये हमको होल दिखाई नहीं पड़ेगा, सिर्फ बोतल दिखाई पड़ेगा लेकिन होल दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन होल एग्जिस्ट तो कर रहा है ना। तो इस एंगल में होल एग्जिस्ट कर रहा है, सॉरी होल विजिबल नहीं है लेकिन स्टिल होल एग्जिस्ट कर रहा है। उस होल को दिखाने के लिए जो कि चीजें विजिबल नहीं है, इनविजिबल है, उसको हम लोग ड्रॉ करने के लिए डैश लाइन यूज करेंगे, ठीक है। तो डैश लाइन क्या यूज किया जाता है, कहीं भी हिडन आउटलाइन दिखाने के लिए या फिर कहीं भी हिडन एज दिखाने के लिए, हिडन एज हो या हिडन आउटलाइन हो, उसको दिखाने के लिए हिडन करने का मतलब ये है कि उस व्यूज में या फिर उस एंगल पे जो हम देख रहे हैं उसमें विजिबल नहीं है लेकिन वो हिडन है, उसको दिखाने के लिए दिखाना जरूरी है। क्यों, अगर नहीं दिखाएंगे डैश लाइन से तो वो चीजें मतलब होता है वो चीजें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ही नहीं, लेकिन अगर एग्जिस्ट कर रहा है, विजिबल नहीं है, उसको दिखाने के लिए हमें डैश लाइन का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो डैश लाइन का यूज होता है हिडन पार्ट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट,
चेन लाइन क्या होता है? देखिए चेन लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है? लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन, ये चेन लाइन बोला जाता है इसको। चेन लाइन को हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? सबसे ज्यादा यूज होता है सेंटर लाइन में। कहीं भी सेंटर पार्ट को दिखाना है, सेंटर लाइन, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करना है, उस लाइन को बोलते हैं सेंटर लाइन। तो कैसे दिखाएंगे सेंटर लाइन को? चेन लाइन, तो उसके लिए आप चेन लाइन यूज करेंगे। कैसे? लाइन डॉट 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 लाइन, ठीक है, ये हो गया चेन लाइन। या फिर लाइन ऑफ सिमेट्री यूज करने के लिए, लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब देखिए जो सेंटर लाइन होता है, ये जो सेंटर लाइन होता है ये एक टाइप का लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब इस लाइन के इस साइड भी सेम पार्ट है, इधर इस साइड भी सेम पार्ट है, उसी को बोला जाता है लाइन ऑफ सिमेट्री। लेकिन कोई जरूरी नहीं है वो लाइन ऑफ सिमेट्री वो सेंटर लाइन हमेशा लाइन ऑफ सिमेट्री हो। क्यों? इधर का भी कुछ पार्ट अलग हो सकता है, ठीक है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री दिखाने के लिए भी चेन लाइन यूज किया जाता है। ट्रेजेक्टरीज दिखाने के लिए चेन लाइन यूज किया जाता है, या फिर पिच सर्किल ऑफ होल्स दिखाने के लिए किया जाता है चेन लाइन का यूज, ठीक है। कटिंग प्लेन्स दिखाने के लिए भी चेन थिक लाइन यूज किया जाता है। चेन थिक क्यों? कटिंग प्लेन मतलब इस प्लेन को अगर हम इसको काट रहे हैं, इसके अबाउट काट रहे हैं, मतलब इस लाइन के अबाउट हम ऐसे काट रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पे चेन लाइन यूज करेंगे। लेकिन चेन लाइन बना तो दी है, लेकिन ऐसे नहीं यूज करना है कटिंग प्लेन दिखाने के लिए। यहाँ पे इधर ऐसे बना देंगे, इधर ऐसे, मतलब यहां से हम काटे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि कटिंग प्लेन दिखाने के लिए क्या यूज किया जाता है? हमेशा इस टाइप से बना यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन हुआ, ये आप इसको स्टडी जरूर करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही थ्रू आउट द आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ये जरूर यूज होगा। और ये आपको कौन सा लाइन का क्या मतलब है, कहाँ यूज किया जाता है, इसको आप जरूर रिवाइज करेंगे और इसको समराइज करेंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन हुआ। जैसे ये मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट को अगर हम इधर से देखेंगे, इसको हम बोलेंगे फ्रंट व्यू। इधर से देखेंगे अगर, इसको हम बोलेंगे फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू में क्या चीजें दिख रहा है? जो चीजें दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है? बस ये आउटर लाइन दिखेगा। इधर से देखेंगे ये आउटर स्क्वायर दिखेगा। देखिए, तो आउटर स्क्वायर को जो बनाया गया है वो कंटिन्यूअस थिक लाइन से बनाया गया है। लेकिन इसके पीछे चीजें एडजस्ट कर रहा है। जैसे देखिए बड़ा होल, छोटा होल, तो बड़ा होल छोटा होल को दिखाने के लिए वो आपको डैश लाइन का यूज किया गया। देखिए येलो वाला डैश लाइन यूज किया गया। इस व्यू में सामने से जब देखिएगा, इस व्यू में ये सब होल दिख नहीं रहा, लेकिन एडजस्ट तो कर रहा है ना। अगर एडजस्ट कर रहा है तो आपको दिखाना जरूरी है, और कहां तक एडजस्ट कर रहा है, क्या उसका डायमीटर है, क्या उसका लेंथ है, वो भी दिखाना जरूरी है। देखिए यहां से यहां तक अलग डायमीटर है, फिर यहां से यहां तक अलग डायमीटर है, मतलब इसमें यहां से यहां तक अलग डायमीटर है, फिर इसके नीचे छोटा डायमीटर का होल है। यहां से यहां तक ये डायमीटर का, इसके बाद नीचे छोटा डायमीटर का होल है, ठीक है। इस व्यू में ये वाला लाइन दिखेगा आपको, ठीक है। या अगर आप टॉप से देख रहे हैं, टॉप से व्यू ये आपका है, तो ये हो गया फ्रंट व्यू, हो गया आपका, ये हो गया आपका टॉप व्यू। तो टॉप से देखिएगा तो आपको क्या दिखेगा? ये बड़ा एक स्क्वायर दिखेगा, इसके सेंटर पे एक होल दिखेगा, उसके सेंटर पे एक और छोटा होल दिखेगा। देखिए बड़ा स्क्वायर कंटिन्यूअस थिक लाइन यूज किया गया है, फिर इसके लिए भी कंटिन्यूअस थिक लाइन जो व्हाइट वाला यूज किया गया है, ये भी कंटिन्यूअस थिक लाइन यूज किया गया। लेकिन जो चीजें नहीं दिखेगा उसके लिए हिडन लाइन यूज करना होगा, ठीक है। तो इस टाइप से डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन को यूज करना होगा। कहाँ यूज करना है ये जानना जरूरी हो गया, ठीक है। सो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अगले लेक्चर से पहले आप इस ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स को जरूर परचेज कर लेंगे, ठीक है। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स परचेज जरूर कर लेंगे, तभी ही आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या आपको लेना है एक बार ये समराइज कर लेते हैं, क्या क्या आपको जरूर परचेज करना है।
जैसे ड्राइंग बोर्ड आप लेना जरूरी नहीं है, नहीं भी ले सकते हैं, ले भी सकते हैं। नहीं ले रहे हैं, आपको ड्राइंग आपकी इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको लैब में जरूर ये ड्राइंग बोर्ड रहता है, इसको लेना जरूरी नहीं है। ठीक है, टीएसएल भी लेना जरूरी नहीं है, चाहे तब ले भी सकते हैं। सेट स्क्वायर ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, इसका काम हम प्रोटेक्टर से कर लेंगे। हाँ, कंपास लेना जरूरी है, कंपास जरूर लेंगे। स्केल लेना जरूरी है, छोटा और बड़ा दोनों ले सकते हैं। प्रोटेक्टर जरूरी है। फ्रेंच कर्व, अब ये जरूरी है फ्रेंच कर्व लेना। ड्राफ्टिंग मशीन आप चाहे तो ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप ले रहे हैं तो उसको लिए एक्यूरेटली यूज करना होगा। नेक्स्ट, रोल एंड ड्रो जरूर लेना है, छोटा और बड़ा, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक लेना चाहते हैं तो छोटा ही ले। ठीक है, नेक्स्ट, पेंसिल 3 टाइप का पेंसिल लेना है, एक HB, एक 2H या 4H, सॉरी 2H या 3H का, एक 2B या 3B का। ठीक है, ये हो गया लाइट पेंसिल। ये हो गया लाइट पेंसिल, ये हो गया मीडियम पेंसिल, ये हो गया डार्क पेंसिल। ठीक है, तीनों पेंसिल लेना है। नेक्स्ट, ये क्लिप्स ले लीजिएगा जरूर। नेक्स्ट, पेपर जरूर लेना है। पेपर आप 2 टाइप के पेपर यूज कर सकते हैं, एक आता है आपका ड्राइंग बुक के नाम से बोला जाता है, ड्राइंग बुक, और एक A2 साइज के पेपर भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बस ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में इतना ही। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से पहले आप इसको जरूर रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।